चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी क्लास 11th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का चैप्टर 4 हम कर रहे हैं कमल, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इस चैप्टर का आज ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर के तहत हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में वाइंडिंग सेक्शन के दौरान ये देखा था कि कल्चर की अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन अलग थी, मेलिनोस्की की डेफिनेशन अलग थी। एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन में जहाँ पर काफ़ी हद तक नॉन मटीरियल एलिमेंट्स नज़र आते थे, जैसे बिलीफ की बात है, फेथ की बात है, वैल्यू की बात है, नॉर्म्स की बात है, इस तरह के जिक्र वो करते पाए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेलिनोस्की की डेफिनेशन में मटीरियल एस्पेक्ट नज़र आता था। उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशन से वो चीज़ जन्मी वर्ल्ड वार 1 के दौरान। वो पैसिफिक आइलैंड्स में फंसे रहे, वो उन लोगों के बीच रहे जिनके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। वहाँ से जो भी उन्होंने सीखा उस मटीरियल वर्ल्ड के बारे में, उसको उन्होंने कल्चर में पार्ट दिया। इसी तरह से हमने और भी डेफिनेशंस देखी, कंसेप्ट समझे। आज हम इन कुछ स्टेटमेंट्स के तहत कल्चर को लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। फिर हम कल्चर की डायमेंशंस, आइडेंटिटी, आप कैसे कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज समझेंगे। कल्चरल लैग का कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने में, मैंने लिखा है कल्चर इज, स्टेटमेंट ए बी सी डी इस तरह से एच तक। सो द कल्चर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। एक मान्यता ये कहती है, कंसेप्ट ये कहता है कि कल्चर क्या है, आपका सोचने का तरीका, आपके वे ऑफ थिंकिंग, इज अ वे ऑफ फीलिंग, इट्स अ वे ऑफ बिलीविंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पहली स्टेटमेंट के तहत कल्चर एक तरह से एक मेंटल एस्पेक्ट है, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग। लेकिन नहीं, दूसरी स्टेटमेंट इसको आगे ले जाती है और वो कहती है इट इज़ अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। कल्चर इज नॉट समवेयर लिमिटेड टू द मेंटल एस्पेक्ट, दैट इज द फीलिंग, थिंकिंग, बिलीविंग। इट इज़ अ टोटल वे ऑफ लाइफ। आपके टोटल जो एक्सप्रेशन है, आपकी डील है, आपकी क्लोथिंग, एवरीथिंग इट इज रिलेटेड टू द, आपकी क्लोथिंग, ईटिंग, आपके सेलिब्रेशंस, रिचुअल, इट इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। सो ये सेकंड डेफिनेशन कहती है। थर्ड क्या कहती है, एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर। आपके जो भी बिहेवियर रहते हैं, उन बिहेवियर का जो एब्स्ट्रैक्टेड एलिमेंट एस्पेक्ट रहता है सभी का, जैसे आपका, मेरा। मान लीजिए कि अगर मैं अर्बन कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप रूरल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमूमन रूरल कल्चर क्या रह रहा है, अमूमन अर्बन कल्चर क्या रह रहा है। आप पहनावे से दिखा देंगे इसको, खान पान से दिखा देंगे इसको, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियों से दिखा देंगे, वहाँ पर बैल और खेतों से दिखा देंगे, इस तरह से आपको। तो जो बिहेवियर है उसका एब्स्ट्रैक्टेड वर्जन्स एक तरह से कल्चर है, ऐसा बताया गया। कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। अब यहाँ पर कल्चर का सोफिस्टिकेटेड एस्पेक्ट बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि कल्चर का मतलब एक लर्न्ड बिहेवियर है। लर्न्ड बिहेवियर का मतलब यहाँ पर कि आपने जो बिहेवियर लर्न किया, यहाँ पर आप इसको इस मैनर में भी ले सकते हैं कि पर्सन बहुत ही लर्नड है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि बड़ा एजुकेटेड है। अ लर्नड पर्सन ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड इन द सो कॉल्ड सेटिंग, जैसा आप इमेजिन करते हैं कि बड़ी अच्छी डिग्रीज हों उसके पास या जो भी। लर्नड बिहेवियर का मतलब यहाँ पर कि जो भी उसके कल्चर, जो भी उसके कस्टम्स हैं, जो भी उसके मैनर्स हैं, जो भी उसके रिचुअल्स हैं, जो भी उनकी अब तक की हेरिटेज है, जो भी उनके प्रैक्टिसेस रही हैं, वो सारी चीज़ों में he is a well versed, he is a well developed person in that sense. So that behavior, आपका जो ये behavior है, उस behavior में आपका पहनावा, आपका खान पान, आपका बातचीत करने का ढंग, आपकी मेहमान नवाजी, आपका बड़ों के साथ छोटों के साथ संबंध, मेहमानों के साथ संबंध, everything this your behavior is a learned behavior। और ये learned behavior के पीछे बहुत सारी चीज़ों ने काम किया जो मैंने अभी आपको बताई। तो वो कह रहे हैं culture is a learned behavior, that behavior which is not learned it is not culture। आई बात समझ में? इसके आगे वो बढ़ते हैं, कल्चर इज अ स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग। अब ये स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग बन गया। वाई इट इज़ अ पूल्ड लर्निंग? पूल्ड लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे जनरेशन वाइज देख लें तो अलग अलग जनरेशन्स आकर के अपने अपनी प्रैक्टिसेस को इसमें पूल करती जाती हैं और आगे आगे बाय पास ऑन होती जाती हैं। फिर भारत में एक कल्चर इंडिया का है और उस कल्चर में भी फर्दर कितने सारे और कल्चर, कितने सारे सब कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और हर कल्चर कुछ ना कुछ पूल कर रहा है और इसकी वजह से एक कल्चर बन रहा है, द कल्चर ऑफ इंडिया।
इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग, कि आप जो आज हैं, आपकी भाषा कई चीज़ों से आती है, उसमें कई फारसी के शब्द, कई उर्दू के शब्द, और इसी तरह से कई हिंदी के शब्द, कई पंजाबी के शब्द, कई तरह के अलग अलग भाषाओं के, इनफैक्ट इंग्लिश के भी बहुत से शब्द हैं। तो अगर मैं आपकी भाषा के आधार पर, जो आपकी बोली है इस समय में, उसके दम पर भी अगर आपका कल्चर ऑब्जर्व करना चाहूँ तो समझ में आता है कि आप लर्न हुए हैं, आपने सीखा है, बट वो लर्निंग आपकी काफ़ी पूल्ड रही है, डिफरेंट रीजन की डिफरेंट लैंग्वेजेस के द्वारा उसमें पुल इन किया गया और अपना अपना कंटेंट उसमें छोड़ा गया, जिससे आपने चीज़ों को उठाया है। तो वो कल्चर को इसी वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी कि वो किस एस्पेक्ट को बताना चाहते हैं यहाँ पर, कल्चर के एस्पेक्ट को वो ये बताना चाहते हैं कि कई तरह की सोसाइटीज़, कई तरह के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन इंडिविजुअल्स का अपने लेवल पर एक खान पान, रहन सहन, अपनी परिस्थितियों से डील करना, सिचुएशन से, प्रॉब्लम्स को डील करना, उनकी रेमेडीज़ प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ों के गुण कहीं ना कहीं पुल इन होते हैं, और वही चीज़ें फिर आप में जब आ रही हैं तो वो कल्चर बनता जा रहा है। इस तरह से वो एक कल्चर एक तरह का स्टोर हाउस होता है, जिसके अंदर चले जाएं तो आप कई और फर्दर कल्चर की लेयर्स तक चले जाएंगे, कई और सब कल्चर्स को समझ लेंगे। द सोशल लेगेसी, कल्चर इज अ सोशल लेगेसी द इंडिविजुअल एक्वायर्स फ्रॉम हिज ग्रुप। फिर वही डेफिनेशन कि वो एक तरह की सोशल लेगेसीज रहती हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम सब सोसाइटी में किस तरह से हमें बिहेव करना है, सोसाइटी में आपकी फैमिली किस तरह से रोल प्ले करती रही, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती रही, अच्छा क्या होता है सोसाइटी के अंदर, बुरा क्या होता है सोसाइटी के अंदर, किसको इम्पोर्टेंस है, किसको इम्पोर्टेंस नहीं है, इस तरह की कई तरह की लेगेसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पहले एक समय में ये भी कहानी थी, लेकिन फिर ज़माना बदला और फिर खेल कूद जब प्रोफेशनली डेवलप हुआ तो ये डेफिनेशंस बदल गई। तो कई तरह की सोशल लेगेसीज आर देयर, और यही सोशल लेगेसीज हैं जो आप एक्वायर करते हैं अपने ग्रुप से, जिस भी किसी ग्रुप में आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप जन्म की वजह से उस ग्रुप में होते हैं, और फिर आप उन्हीं से वो सोशल लेगेसी से एक्वायर करते हैं। दैट इज़ द कल्चर। ओके, जैसे कई बार कहते हैं कि मेरा जन्म ही सोसाइटी में हुआ तो मैंने तो सीखा ही वही, मुझे आपका चाल ढाल, रंग ढंग, आपके तरीके तौर तरीके भाई समझ नहीं आते, क्योंकि जो सोशल लेगेसीज उसने अंडरस्टैंड की हैं, जो उसने एक्वायर की हैं, वो उसी के सोशल ग्रुप में से सीमित थी, जिस ग्रुप में वो हो सकता है जन्मा हो या आगे बढ़ा हुआ हो। ओके, अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ओरिएंटेशंस टू रेकरेंट प्रॉब्लम्स। समस्याएं जिंदगी भर आती जा रही, जैसे कि एक समस्या है रोजगार की, उस समस्या को लेकर के डील करना, जैसे कि बचपन से ही आपके अंदर वो स्किल्स, वो टैलेंट्स डाल दिए जाते हैं कि आप समय दर समय जब भी आपको आवश्यकता पड़े जीवन में, आप अपना रोज़गार उपलब्ध कर सकें, अपनी लाइवलीहुड गेन कर सकें। तो वो हेरिटेज के तौर पर कंटिन्यू होता जाता है वो प्रोसेस। आपको कई सारी गुण सिखा दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे हमारे देश में कारीगर हैं जो हस्त कारीगर हैं, हाथों से काम करते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को वो नॉलेज इम्पार्ट करते रहते हैं, जिसके तहत वो सक्सेसिव जनरेशन्स में आगे इम्पार्ट करते रहते हैं। एक समस्या है अपने लिए जीवन यापन करना, अपने लिए जीवन योग्य माहौल बनाना, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और उस समस्या से निपटने का एक तरीका यही है कि जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए उसे इस तरह की यूज़फुल आर्टिकल्स में बदल दो जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है, तो आप फिर बचे रहेंगे। तो इस तरह से मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा से रिलेटेड है। उसको दूर करने के लिए आपको समाज का हिस्सा, आपको अकेले नहीं रहने दिया जाता, आपको हमेशा आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई है। बचपन में आपके माता पिता, फिर थोड़े बड़े होने पर आपके भाई बहन, थोड़े बड़े होने पर आपके मित्रगण, आपके दोस्तगण, फिर आपका खुद का विवाह, आपका परिवार, गृहस्थ जीवन। तो इस तरह से आप एक आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में ना चले जाएं, एक ट्रॉमा में ना चले जाएं। एक प्रॉब्लम यह भी है, इसको भी डील करने के तरीके। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। इसको यहाँ पर इस तरह से देखा जा रहा है कि आप डील किस तरह से कर रहे हैं लाइफ के साथ। एक्चुअली में दैट इज़ योर कल्चर। तो जैसे कि हमने वहाँ पर समझा था कि अगर हम लद्दाख में रहते हैं और अगर हम केरल में रहते हैं, तो दोनों जगह पर क्लाइमेट अलग है, दोनों जगह पर नेचुरल रीजन होने की वजह से हमें अलग तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द लद्दाख एरिया
और एक्सट्रीम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द केरल दोनों के साथ कोप कर पाएँ। तो दो प्रॉब्लम्स हैं दो रीजन्स की, और उनके साथ डील करने के लिए दो तरह के हमारे एटीट्यूड हैं, एक दक्षिण के लोगों का और एक उत्तर में यहाँ पर लद्दाख के लोगों का। इसी के तहत उन्होंने जानवर भी अपने हिसाब से चुने, अपना फैब्रिक भी उस हिसाब से चुना, पहनावा खान पान वैसा चुना, त्योहार वैसे चुने, देवी देवता भगवान वैसे चुने। तो जीवन भर में समस्याएं हैं आपके साथ, आप उनको निपटते कैसे हैं, कह दिया जाता है यहाँ से आपका एक कल्चर डेवलप होता है। सो इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ओरिएंटेशंस टू रेकरेंट प्रॉब्लम्स, कि आप किस तरह से उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस। जैसे अब लद्दाख में जो लोग हैं या फिर आदिवासी समाज की हम बात करते हैं, क्या हो रहा है, जो शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो किसी ज़माने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भूख लगती है और अल्टीमेटली उसके लिए भोजन चाहिए। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था, इतनी पॉपुलेशन नहीं हो पाई उनकी कि वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चर कर सकें, उनके पास ऐसे टूल्स नहीं आ पाए, उनके पास इतना स्टोरेज नहीं है अभी, और उन्होंने अभी ऐसे सीड्स, ऐसी क्रॉप्स ढूंढी भी नहीं है जिनको वो एक ही जगह पर लगा करके इतना पैदा कर सकें कि एक ग्रुप एक ही जगह पे बैठ करके 6 महीने तक खाना खा सकेगा। इसके लिए पेट भरने की ये जो समस्या उनके सामने, यानी कि एक तरह से आवश्यकता है ये उनकी, नहीं हो रहा तो फिर समस्या हो जाएगी ना। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आज बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर अवेलेबल है, सर्टिफाइड सीड्स अवेलेबल हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज देयर। स्टिल द ट्राइबल पीपल दे आर डूइंग हंटिंग एंड गैदरिंग, इट इज़ देयर कल्चर, उनका कल्चर है, उनको अलाउड भी है। वो उनका कल्चर कैसे हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हो ये रहा है कि उस कम्युनिटी में, उस ट्राइब में ये एक स्टैंडर्ड बिहेवियर ही हो गया है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि आपकी ओरिएंटेशन किस तरफ होगी। सो योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स, इट इज समवेयर स्टैंडर्डाइज्ड, एंड द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल, कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, और इसके लिए वी नीड फूड। सो टू फेच दैट फूड we are oriented towards a particular standard format, and that standard occupation is gathering or the hunting. Still we are doing that. और हमसे जस्ट 300 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, हाईवेज बने हुए हैं 6 लेन, और एक से एक जॉन डियर और अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग हंटिंग एंड गैदरिंग। इट इज आवर कल्चर नाउ, इट इज द कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप अगर उनसे ये पूछेंगे कि इनको क्या समस्या है, इनको दिल्ली में फ्लैट दे रहे हैं, तो इसका सवाल ये है कि जब कुछ वर्षों पहले तक जो मेरा घर हुआ करता था, वो मेरे लिए घर हुआ करता था। बहुत से लोगों के लिए आज भी ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि आप ऑल द टाइम अपने घर की कीमत अपने दिमाग में लगाते रहते हैं कि इसको जरूरत पड़ने और बेचना पड़ा, अब कितने का हो गया, 50 का, अब 60 का, अब 80 का, अब 90 का, अब तो करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं अब तो सवा का हो गया, सवा का, तो बेच लो, निकल लो, कहीं 50 का फ्लैट ले लो, 70 बैंक में जमा करा दो। तो बहुत सालों पहले तक की बात बताता हूँ कि दिमाग में अक्सर ये रहता था कि ये हमारा घर है, कभी जरूरत पड़ी बेच के कहीं और भी चले जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अपने हाथों से पेड़ लगाए, वहाँ पर पक्षी आते हैं। अब इतने वर्षों में उस एटमॉस्फेयर के साथ, उस एम्बियंस के साथ, उन ट्रीज और उस वेजिटेशन के साथ ऐसा संबंध बन गया कि अब कहीं भी चले जाएंगे ये माहौल नहीं मिल पाएगा। तो कोई कितनी भी कीमत ऑफर करे, ये घर कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करके। भाई मेरी ओरिएंटेशन इस तरह से हो चुकी है, मैं अब लाइफ को जीने के लिए इस तरह से ओरिएंट हो चुका हूँ, ये अब मेरा एक फॉर्मेट बन चुका है। तो ऐसे में अब कोई ये चाहेगा कि इसको क्या समस्या है, भाई इसको हम ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं, हम वहाँ बैठे हैं इतने सालों से, ये क्यों नहीं आ जाता, या ये नोएडा क्यों नहीं चला जा रहा, या ये गुड़गांव क्यों नहीं चला जा रहा। मेन एस्पेक्ट इज द कल्चर। आई बात समझ में, मुझे वो सिस्टम, वो सेटअप, मेरी ढलना, मेरा विकसित होना, मेरा विचार, मेरा कंसेप्ट उसके साथ जुड़ चुका है। तो इस तरह से जब आप कहते हैं कि भाई इनको हम फ्लैट्स ऑफर कर रहे हैं, इनको दिल्ली में हम फ्लैट्स दे रहे हैं, इनकी ज़मीनें रिजर्वायर के लिए ले ली हमने, इनको क्या समस्या हो रही है, वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। रीज़न बीइंग कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम सिंपली इतना नहीं कर रहे हैं,
कि मटेरियल एस्पेक्ट वाइज उनकी ज़मीन ही कैप्चर कर रहे हैं। एक्चुअली में हम उनके कल्चर को भी एनक्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनके लैंड से उनका कल्चर है। क्योंकि उस ज़मीन पर जो पशु, जानवर, पक्षी, उस लैंड पर जो पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने हैं, उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान इन्हीं के इर्द गिर्द ढूंढ लिया है। लाइफ स्किल्स उसमें जो आ गए हैं वो यही हैं, अब उनके यही लाइफ स्किल्स हैं। शहरों की तेज गाड़ी का हॉर्न से निपटने के लिए उसके पास ऐसे लाइफ स्किल्स नहीं है। वो सड़क पर चला जा रहा है एक पेडेस्ट्रियन के तौर पर, हो सकता है वो ऐसा ना चल पाए, और तब आप उनको ये कह सकते हैं कि ये तो जाहिल है, गवार हैं, इन्हें कभी सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करना नहीं आएगा, इन्हें फुटपाथ पे चलना नहीं आता। प्लीज थिंक अबाउट इट। फुटपाथ पे चलने का आदी ही नहीं है वो, हजारों वर्ष हो गए हैं वो जंगलों में। अब तुम उसकी तरह पेड़ों पर चल के दिखाओ कई किलोमीटर तक, तो वो पेड़ से पेड़ कई किलोमीटर तक जा सकता है शिकार के चक्कर में, और तुम उसको पकड़ तक नहीं पाओगे। तुम्हें तो फिर सड़क चाहिए चलने को, वो पेड़ों पे चल सकता है। मुद्दा ये है कि वो उस कल्चर में है, तुम इस कल्चर में हो। नो कल्चर इज सुपीरियर, नो कल्चर इज इंफीरियर। ऐसे में जब हम उसकी ज़मीन का एक्विजिशन करते हैं, हम ज़मीन ही नहीं उनका कल्चरल एक्विजिशन भी कर लेते हैं। इट इज़ बेसिकली एनक्रोचमेंट ऑफ द कल्चर। तो इसलिए आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर स्वीयर क्रिटिसिज्म का पार्ट बनता है। तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बहुत ही स्वीयर होता है उन ग्रुप्स के द्वारा जो प्रो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। आई बात समझ में? बिकॉज आपका एक स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन डेवलप होता है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, जिसके तहत आप आगे प्रोसीड करते हैं लाइफ में। और आपको वो जो शहर की समस्याएं, आपके खाते में 25 लाख डाल दिया गया है, आपको एक सरकारी नौकरी दे दी है, आपके लिए ये यूजलेस है, बिकॉज यू आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स इट। मन मार करके 1, 2, 3 जनरेशन्स रह जाएंगी, फिर कहीं जाकर के चौथी 5वीं जनरेशन तक वो थोड़ा सा कंड्यूसिव हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट आज की डेट में कोशिश भी करती है कि चाहे सिविल सर्विसेज वाया या फिर स्टेट एग्जामिनेशंस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नेशनल लेवल बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में जब इनके बच्चे सेलेक्टेड हों भी, तो कोशिश होती है कि उन रीजन्स में उस तरह के टास्क, उस तरह के प्रोजेक्ट्स, उस तरह के एरियाज़ में इनको पोस्ट किया जाए, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ उन क्षेत्रों में काफ़ी। लेकिन धीरे धीरे इन्हें एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन्हें एडवांस्ड लाइफ स्किल्स, एडवांस नॉलेज, एडवांस साइंस की ओर लाना है। इसके लिए ग्रेजुअली ये तरीका होगा सिर्फ और सिर्फ वाया एजुकेशन। वाया एजुकेशन इनकी जनरेशन्स को जब मेन स्ट्रीम के साथ मिलाया जाएगा, उनके साथ पढ़ाया जाएगा, जब इनको धीरे धीरे एक नया वे ऑफ लाइफ दिखाया जाएगा, जब ग्रेजुअली ये उसे अडॉप्ट करेंगे, यानी कि अपनी ओरिएंटेशन उस और करने लगेंगे, तब वो नए स्टैंडर्ड से सेट होंगे, तब जाकर के चीज़ें बदलेंगी। ओवर द नाइट फिजिकल बॉडी को एक छत्तीसगढ़ से जंगलों से उठा करके एक दिल्ली में नहीं बैठा सकते। आपको बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसमें हम चूक गए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ तक पेनिट्रेट नहीं हुए। दैट इज़ द रीज़न कि प्रोजेक्ट्स के वाया तेज़ी से लोग नस्लिज्म में जा रहे हैं, तेज़ी से नॉन स्टेट एक्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें कन्विंस करने में चूके हैं। और कन्विंस करने में हम इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें रूम या स्पेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो नेसेसरी स्किल्स नहीं प्रोवाइड किए जिसके तहत वो इस नए सेटअप के प्रति अडेप्ट हो सकें। ओके, सो किसी को अडेप्ट होने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। टाइम के साथ साथ उसे वो नए स्किल्स देने पड़ते हैं। किसी बच्चे को क्लास में अगर लेक्चर दे रहा हूँ तो उसका पहला तरीका ये है ऑफिस में बैठ के उसकी ओरिएंटेशन करना, उसके सामने एवरी डे स्टैंडर्ड सेट करना कि तुम किस लेवल की तैयारी में हो, और एवरी डे उसे इस तरह से कंटेंट देना सीक्वेंस में कि वो इस तैयारी की इंटेंसिटी के साथ अडेप्ट हो सके। अदरवाइज इट इज़ लाइक किलिंग। आप किसी को मार रहे हो, सिंपली वो पर्सन आया, आपने अपनी नॉलेज और तैयारी की डिफिकल्ट कैरेक्टर के साथ उसे किल कर दिया, वो तैयारी नहीं करेगा आप कभी भी, ये गारंटी है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट, अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ओरिएंटेशंस टू रिकरेंट प्रॉब्लम्स। इट्स अ काइंड ऑफ कल्चर, अ मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। नॉर्मेटिव आप अभी पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ द कल्चर क्या होती है? नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर इज द रूल ऑफ कंडक्ट।
हम किसी के अंत्येष्टि पर जाके, किसी की मृग या किसी की मृत्यु पर जाकर के क्या बिहेव करते हैं बताइए? इस तरह से हमारा एटीट्यूड रहता है ना। ये रूल है कंडक्ट का, तो हम वो सारे रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, वहाँ जितने भी लोग पहुँचे हैं। लेकिन जब आप किसी की शादी में पहुँचे हैं और आप ऐसे खड़े हैं, तो आपको क्या लाइन कहते हैं? अबे मैयत पे आया क्या है बे? और जैसे आप अगर इसके बाद भी आप खड़े हो तो समाज बातें करने लगेगा, जल गया, सड़ गया देख के, है कि नहीं, कलमुआ। तो ये लाइनें क्यों होने लगी? लेकिन जैसे ही आप मैयत पर पहुंचे और आप ऐसे कर रहे हैं, कहेंगे देखा कितना खुश था, आज इसकी इच्छा पूरी हुई। सदियों से जलता था हमारे परिवार से, दद्दा गुजर गए, खुश हो गए लोग। देखो, दो अलग सिचुएशंस में दो अलग एक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम सोसाइटी में कैसे कंडक्ट करोगे उसके रूल्स हैं। ये रूल्स तुम्हें सीखने पड़ते हैं। यही नॉर्मेटिव डायमेंशन है कल्चर की। और ये रूल्स तुम्हें बचपन से अलग अलग इंस्टीट्यूशन सिखाती हैं, जिनमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन तुम्हारी फैमिली है। तो दैट इज द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल्चर एक तरह का मैकेनिज्म होता है फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर है वो मैयत पे और शादी पे नॉर्मेटिव मैनर में रेगुलेटेड है। ओके, शादी पे आप क्या कर रहे हैं? आहा चिकनक 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 कर रहे हो ना। ये किसने सिखाया तुमको? ये किसने आकर के तुमको बोला कि शादी पे तुमको ऐसा करना है? बताओ, टेल मी। तुमको किसने बोला कि वहां पर तालियां बजानी है? किसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया तो तालियां बजानी है, लेकिन वही मैयत पे कोई अच्छा बहुत जबरदस्त रो रहा है, तुम तालियां बजाते हो? क्या रोए हो यार? ऐसा करते हो कभी? क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर को नॉर्मेटिव सेंस में ऐसा रेगुलेट किया है सोसाइटी ने कि मैयत पे ऐसे, शादी में वैसे। तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैयत पे क्या करना और शादी में क्या करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए समाज कैसे शब्द यूज कर लेता है? भोंदू है पूरा, ऐसा ही कह देते हैं ना। शादी पे भी कुछ नहीं कर रहे तो उसके पीछे हमेशा यहाँ पे हाथ मारते रहते ना, अरे चल यहाँ पे क्या है, क्या बता रहे हैं कि इसको ट्रिगर, इसको एक्टिवेट करो, इसको ट्रिगर करो, इसको पता लगे, अपने में ही घूम रहता है, सोशलाइज ही नहीं है ये। तो फिर एक अंकल आ कहते हैं इसे थोड़ा बाहर निकाला करो, थोड़ा घूमने फिरने, लोगों में घूमने फिरने दो, तभी तो सीखेगा। एक्चुअली में वो ये कह रहे हैं कि इसे सोशलाइजेशन वाले प्रोसेस में डालो, तभी तो सीख पाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए एक्सपोजर ऑफ द लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर ऑफ द लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लाइफ का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जितना जरूरी क्लास में और घर के स्टडी रूम में बैठ के पढ़ना है, उतना ही जरूरी उस पढ़ाई के एस्पेक्ट्स को एवरीडे लाइफ में, रियल लाइफ में उतर करके प्रैक्टिस करना भी है। सो एक्सपोजर इज, आपको कोई फन नहीं आ रहा, नो फन एट ऑल, आप पापा या मम्मी के साथ किसी की कॉन्डोलेंस उसमें चले गए हो मीटिंग में, नो फन एट ऑल, आपको कोई जान भी नहीं रहा, बट दिस इज माई रिक्वेस्ट कि डू ट्राई टू विजिट, जाइए जरूर। वाई? यू विल सी दैट दिस इज द सोसाइटी, now this is the system, because it is the reality कि you are part of it. One day it will happen for you also. It is the reality. सबको जाना है और ये साइंस कहती है, तो ये फिर होगा ही होगा। It is not a negative thing कि ऐसा सोचना। So you have to understand कि such practices are there. I have to learn it. तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपके घरों में या कहीं पर भी ऐसा कुछ हो तो आपको समझ में आता है, आप देखते हैं, आप सीखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि परिवार वाले आपसे लिटरली ये चीज़ें छुपाते हैं, ऐसा नहीं, दिखाते हैं आपको मैच्योर, तो फिर कहते हैं कि इसको मैच्योर होना तो पड़ेगा ही। इसे तो व्हाट इज मैच्योर? व्हाट डू यू मीन बाय द मैच्योरिटी? इट इज अ डे बाय डे लर्निंग, इट इज योर लर्नड बिहेवियर। So that learned behavior is maturity. Without going into the school or without going into the college, without having degrees in itself, you can become mature. आप mature हो सकते हो, इसमें क्या परेशानी है? और पहले के जितने साइंटिस्ट थे किसी कॉलेज स्कूल में तो गए नहीं होंगे, they were all mature, है कि नहीं? तो they were all mature because जाते होंगे, लर्न करते होंगे, वो लर्निंग में थे, इसलिए that's why they are mature.
सो आप कह रहे हैं कि बच्चों के मामले में आपने क्या लाइन सुनी, ग्रेजुएशन भी हो गई अभी, अरे भाभी जी क्या करें, मूर्ख का मूर्ख ही रह गया, कोई मैच्योरिटी ही नहीं है इसमें, इसको पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, पढ़ भी लिए लेकिन मैच्योर नहीं है, विचार करने की जरूरत है। बिहेवियर लर्नड नहीं है, बिहेवियर क्या है, लर्नड नहीं है। सो ऑल द एक्सप्लेनेशंस, जो एक एक करके स्टेटमेंट, दे ऑल आर पार्ट ऑफ कल्चर। इन सब से मिलके कल्चर बनता है। कल्चर मेंटल लेवल पर देखा जाए तो थिंकिंग, फीलिंग और बिलीविंग भी है। कल्चर को ओवरऑल देखें तो इट इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। कल्चर को अगर देखें तो एक तरह से ये एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर है। कल्चर को देखें तो ये लर्न बिहेवियर है, ये पूल्ड लर्निंग का स्टोर हाउस है, ये इंडिविजुअल जो अपने ग्रुप से सोशल लेगेसी एक्वायर करता है वो है, ये ओरिएंटेशंस हैं बार बार होने वाली प्रॉब्लम्स की तरफ जो कि स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं, और ये मैकेनिज्म है आपका कि जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए आपको नॉर्मेटिव रूलिंग सिखाता है। इट्स अ कल्चर। क्लियर हुई सारी कहानी। अब जैसे इन्हीं के बेसिस पर अब आपके सामने दो केस स्टडी रख रहा हूँ बुक के मुताबिक। 18th सेंचुरी लखनऊ कल्चर, लखनवी थाट बाट, लखनवी कल्चर और द वेस्टर्न कल्चर। ऑल द टाइम यू आर डिस्कसिंग वन वर्ड, ये वेस्टर्न कल्चर तो बर्बाद कर देगा इंडिया को। मैं जो भी स्टेटमेंट दूंगा वो फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जैसे विचार करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कई बार कई लोग ये स्टेटमेंट्स देते हैं, खास तौर पर लड़कियों के कपड़ों के पहनने को लेकर के, कि ये जब से वेस्टर्न कल्चर आया इसने हमारा देश बर्बाद कर दिया। इवन ड्रेसेस में आप देखेंगे इंडो वेस्टर्न। आपने ऑलवेज ड्रेस सिलवाई तो आपने क्या बोला, भैया क्या सिल दो, इंडो वेस्टर्न सिल दो। इंडो और वेस्टर्न, उसमें वेस्टर्न वाला क्या है ये देखना जरूरी होगा, है कि नहीं। इट इज इंडो वेस्टर्न। तो व्हाट इज वेस्टर्न एक्चुअली, जो अपर पहना है या लोअर पहना है आपने। लोअर में अगर धोती है तो अपर वेस्टर्न हो जाएगा, लोअर इंडो हो जाएगा। लोअर में अगर पेंट स्टाइल है और अपर अगर कुर्ता स्टाइल है कुछ, तो फिर लोअर वेस्टर्न हो जाएगा, अपर इंडो हो जाएगा। इट इज योर इंडो वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न इन द सॉन्ग्स, वेस्टर्न सॉन्ग्स, वेस्टर्न फूड हैबिट्स। तो अक्सर आप देखेंगे फास्ट फूड खाने की जब भी बात होती है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ये सब कुछ, तो आप कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर ने तो बिगाड़ के रख दिया। होटलों का कल्चर, खाने पीने का कल्चर, पहनने का कल्चर। तो मेजॉरली जब आप अपने देश में बात करते हैं तो कुछ सो कॉल्ड जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को एक नेगेटिव सेंस में ही आपके सामने रखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर इज अ नेगेटिव कल्चर। बट किन किन कामों के लिए रखा जाता है वो तो है। बेसिकली एस्पेक्ट ये है कि वेस्टर्न कल्चर, एक समय की बात करें तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। यूरोप में जिस समय में रेनेसेंस आया, somewhere around the beginning of that culture, around the 14th or 15th century AD, ओके। इस दौरान लगभग एक कल्चर डेवलप होता है जो रेनेसेंस का पीरियड है ब्रिटेन का। ब्रिटेन हर प्रोसेस के पीछे की रीजनिंग की बात करता है, रैशनैलिटी की बात करता है। मैं यहाँ पर ब्रिटेन को टारगेट कर रहा हूँ, हालांकि ये कल्चर पूरे यूरोप में था। और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली रेनेसेंस की शुरुआत कहाँ हुई, इटली के फ्लोरेंस में। इटली के फ्लोरेंस में रेनेसेंस बिगिन हुआ था, ओके। तो हम ब्रिटेन को ले रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने काफ़ी लंबा रूल किया हमारे यहाँ। तो अगर आप बात करें तो वहाँ रेनेसेंस हुआ, हर चीज़ के पीछे की एक रीजनिंग है, दैट इज रैशनैलिटी है, एक लॉजिक है, एक रीज़न है। अगर अर्थ अगर सेंटर है सोलर सिस्टम का, इफ द अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि तब तक कहा जाता था, प्रूव करिए कि ये क्यों है, अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर कैसे है। लेकिन फिर साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर दिया, जैसे कोपरनिकस ने ये प्रूव कर दिया, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट द अर्थ। और उसके बाद तो फिर गैलीलियो गैलीली ने जब वो दूरबीन ही बना दी इतनी लंबी चौड़ी टेलीस्कोप जैसी, तो फिर तो ये प्रूव ही होगा। उन्होंने शनि ग्रह दिखा दिया आपको कि ये देख लो सैटर्न, इसकी रिंग्स, इसका प्रकार, इसका घूमना सिस्टम सारा। तो भैया सन सेंटर है, ग्रह जो है उसके आसपास घूमते हैं, अर्थ भी उनमें से एक ग्रह है। तो देखिए आपके पास एक रीजनिंग आई, एक रैशनैलिटी आई। सन, अर्थ से मून कितनी दूर है, डाटा प्रेजेंट कर दिया गया आपके पास, दूरी बता दी गई आपको। आई बात समझ में।
सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स क्यों लगते हैं, क्यों लगता है सूरज ग्रहण, क्यों लगता है चंद्र ग्रहण, ये सारा आपको विद फैक्ट समझा दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन हेरिटेज को स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही आपके देश में आर्यभट्ट के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, भास्कर आचार्य के द्वारा, इन सब के द्वारा ये सब समझा दिया गया था। लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्स्ट के तौर पर ये सब डेवलप हुआ रेनेसेंस के समय में। तो रेनेसेंस के समय में बात हो रही है लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस की, इंडिविजुअल थॉट की, ह्यूमन वैल्यू की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, ह्यूमनिज्म की। रिलीजन को क्वेश्चन किया जा रहा है साइंस के बेसिस पे, रैशनैलिटी के बेसिस पे। रिलीजियस थ्योरी तभी एक्सेप्टेबल होगी अगर वो साइंटिफिकली प्रूवन हो। इस तरह से एक मटेरियल वर्ल्ड का जन्म हुआ। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, मटेरियल टेंडेंसी, प्रॉफिट मेकिंग, दैट मिडिल क्लास सोसाइटी जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस क्लासेस, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ये और ग्रो हुए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो फिर वेस्टर्न कल्चर को इन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो जब आप कहेंगे कि इंडियन किंगडम, इंडियन सिस्टम ऑफ रीजनल किंगडम्स के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने की वजह से डेमोक्रेसी का पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में, तो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर। ओके, द कल्चर ऑफ लोकतंत्र, दैट इज द सिस्टम। इसी तरह से कल्चर ओपन थॉट्स का, तो बहुत ओपननेस नजर आएगी उनमें। फिर इक्वालिटी की बात होगी तो मेल फीमेल, मैं किसी कल्चर को बेटर या सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बता रहा हूँ। उनके कल्चर की जो खामियां थी वो भी हमने चर्चा कर रखी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अमूमन आपके कहने का मतलब क्या रहता है। तो मेल फीमेल के राइट्स बराबर रहेंगे, फीमेल बाहर जा कर के काम कर सकती हैं, वो भी वर्किंग हो सकती हैं, एम्प्लॉयड हो सकती हैं, उन्हें अपनी चॉइस की ड्रेसेस पहनने की आज़ादी है। ये सारी चीज़ें, लिबर्टी, ओपन थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह की बातें आप वेस्टर्न कल्चर के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही वेस्टर्न कल्चर जब वैलेंटाइंस डे की बात आप करते हैं, जहाँ होटलों में जाने की बात करते हैं, वहाँ पर रात को खाना खाते हैं, जब आप क्लब में, पब में जा कर के डांस करते हैं, पार्टीज़ मनाते हैं, जब आप न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर एक सेगमेंट इसे भी कहता है कि ये सारा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है। तो अल्टीमेटली क्या है? द वे ऑफ लिविंग, the belief system, the feelings, the expression, the behavior, normative regulation of behavior, rule of conduct ही बदल रखा है आपका। त्योहार मनाने का तरीका पहले कुछ और था, अब कुछ और है। त्योहार मनाने का पहले तरीका अब आप क्या कहेंगे? होली कैसे मनाई जा रही है? तो होली मनाने का त्योहार है कि भाई मंदिर जाना है, ईश्वर को रंग लगाना है। जैसे कि मंदिर या सभी धर्मों के अपने अपने मुताबिक अगर देख लें, मेनली हिंदुइज्म से जोड़ करके देखते हैं तो मंदिर जाना है, ईश्वर को रंग लगाना है, उनके चरणों में वंदना करनी है, प्रार्थना करनी है, और उसके बाद बड़ों को पूरी विनम्रता के साथ आप उनके चरणों में अबीर रखेंगे, गुलाल रखेंगे, फिर उनको नमन करेंगे, छोटों को भी प्यार से, इस तरह से त्योहार पकवान बनेंगे। लेकिन अब ये वर्ग जो है एक लेवल पर आपको डिस्कशन करता नजर आ जाएगा कि आज की डेट में जो होली मन रही क्या है। होली पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, वहाँ पर डीजे लगा है, म्यूज़िक चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पार्टी चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, डीजे, पिचकारियाँ, और फिर सब चीज़ें और फिर हो जाती हैं, दारू भी चल रही है, नशा भी चल रहा है, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके। तो एक सेगमेंट कहेगा कि ये सब पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, सारा वेस्टर्न कल्चर का। कोई शर्म हया नहीं किसी में भी। अमूमन टारगेट उनका औरत रहेगी कि औरतों को देखो कैसे क्या हो रहा है, ये क्या बेहयाई चल रही है। दैट इज द वेस्टर्न कल्चर, ये नाम दिया जाएगा। तो उनके कल्चर में जाकर के देखो तो पहले तो वहां पर बहुत ही सभ्यता से ये चीज होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बदतमीज कहलाने के लिए ये करते होंगे। और दूसरी चीज ये है कि उनके ज्योग्राफिकल लैंड में, उनके मान्यताओं के तहत उनका ये कल्चर अच्छा है। उन्होंने कल्चर इस मैनर में नहीं डेवलप किया होता कि उनके कल्चर को कोई ऑब्जर्व करेगा। कल्चर इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि उनके कल्चर को कोई ऑब्जर्व करेगा तो क्या कहेगा। आई बात समझ में? वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा।